नमस्कार साथियों, वेलकम टू चहल एकेडमी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। साथियों, जिस प्रकार आप लोग देख रहे हैं कि हम लोग 71st के लिए रैपिड रिवीजन सेशन लाया था और नो डाउट कि उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आपको डायरेक्ट आपको देखने को मिला 71st एग्जामिनेशन में। इसमें जो बीपीएससी का आंसर की है वो भी आ चुका है। हमें उम्मीद है कि आप सभी अपने अपने जो क्वेश्चंस हैं जिसमें आपने जो आंसर किया है उसको आपने मिला लिया होगा। इसमें जो भी बच्चे प्री क्वालिफाई कर रहे हैं, जिसका भी स्कोर जो भी चहल एकेडमी बताएगी आगे कुछ दिनों में कि जो कट ऑफ है उसके अकॉर्डिंग जिसका भी स्कोर अप्रॉक्स 80 के प्लस हो वो अपने अपने मेंस में लगे रहें। लेकिन जो भी बच्चे 80 से नीचे हैं वो अपना नेक्स्ट आगे का 72 बीपीएससी और या फिर बोलें तो जो यूपीएससी का एग्जामिनेशन हमारा 2026 में आने वाला है उसके लिए हम यह सेशन लेकर के आए हैं। और यह सेशन प्रॉपर तरीके से हम ज्योग्राफी का यह एक शुरुआत से लेकर के एकदम यूनिवर्स से स्टार्ट करेंगे और लास्ट चैप्टर तक हर एक चैप्टर को एकदम डिटेल डिस्कशन, जिसमें बोलें तो एकदम हेल्दी डिस्कशन के साथ हम हर एक चैप्टर्स को के हर एक टॉपिक को डिस्कशन करते हुए चलेंगे और आप लोगों को नो डाउट कि इसका बहुत बहुत फ़ायदा मिलेगा। चलते हैं हम लोग धीरे धीरे क्वेश्चंस पे। हमारा पहला क्वेश्चन है द बिग बैंग थ्योरी इज़ रिलेटेड टू। पहला क्वेश्चन है बिग बैंग थ्योरी जो है किससे संबंधित है। आप लोग जान रहे हैं कि जो हमारा यूनिवर्स है, यूनिवर्स बना है इसी बिग बैंग थ्योरी से। यूनिवर्स बनने का जो सबसे प्रमाणित साक्ष्य है वह है हमारा यही बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी कहता क्या है, अगर हम थोड़े से शॉर्ट में उसको समझने का कोशिश करें तो बिग बैंग थ्योरी कहता है कि जो सबसे पहले था एक छोटा सा पॉइंट था जिसकी डेंसिटी काफ़ी ज़्यादा थी, जिसकी टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा थी, इवन जिसका प्रेशर काफ़ी ज़्यादा था। यानी एक छोटा सा पॉइंट जो शुरुआती जब ये यूनिवर्स का जो विकास नहीं हुआ था उस समय की बात की जा रही है। अर्थात बोले तो जो शुरुआत था वहाँ एक सिर्फ और सिर्फ पॉइंट था और वह पॉइंट का इतना ज़्यादा डेंसिटी था कि हम और आप अभी इसका अनुमान नहीं लगा सकते हैं। लेकिन इसकी डेंसिटी इतनी ज़्यादा थी, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा था, प्रेशर बहुत ज़्यादा था और इस पॉइंट का नाम दिया गया था सिंगुलरिटी। ये जो पॉइंट था इसको सिंगुलरिटी बोला गया और अचानक इसमें विस्फोट हुआ और यह विस्फोट के बाद आज तक यह विस्फोट से जो ऊर्जा रिलीज हुई है वह रिलीज एनर्जी से पूरा का पूरा विश्व ब्रह्मांड या बोलें तो पूरा का पूरा यूनिवर्स आज भी एक्सपेंड हो रहा है, ये फैल रहा है। तो हम जो आपको ये बात बता पा रहे हैं, यह बात बता पाने के पीछे यही बिग बैंग थ्योरी इसका कारण है कि बिग बैंग थ्योरी ही यह बात बताती है कि जो शुरुआती काल था, जिस समय शुरुआत हो रहा था उस समय एक पॉइंट था जिसकी डेंसिटी काफ़ी अधिक थी, जिसका टेम्परेचर काफ़ी अधिक था, जिसका प्रेशर काफ़ी अधिक था और इस पॉइंट में एक्सप्लोजन हुआ, इस पॉइंट में विस्फोट हुई और विस्फोट के बाद पूरा का पूरा जो यूनिवर्स है वो एक्सपेंड करता चला गया। और आपको यहाँ पर हम और बता दें कि इसी यूनिवर्स में बहुत सारे गैलेक्सीज़ हैं। इस तरह से आप देखेंगे कि मिलियंस के नंबर में हमें गैलेक्सीज़ देखने को मिलता है। बहुत सारे गैलेक्सीज हैं मिलियंस में और हर एक गैलेक्सीज में मिलियन या बिलियन बोले तो बिलियंस ऑफ स्टार हैं और स्टार बिलियंस स्टार्स हैं सारे के सारे गैलेक्सीज में। और इसी में से एक हमारा गैलेक्सीज होगा जिसको हम लोग आगे पढ़ेंगे, दैट इज मिल्की वे गैलेक्सीज, जो कि हमारा खुद का आकाश गंगा है, गैलेक्सीज है जिसमें हमारा सोलर सिस्टम एग्जिस्ट करता है, आता है। तो ये थ्योरी जो देता है, तो इसका पहला क्वेश्चन जो है हमारा बिग बैंग थ्योरी किससे संबंधित है, तो इस क्वेश्चन का अगर हम आंसर ढूंढें तो सबसे पहले महाद्वीपीय बहाव, ये तो सीधा सीधा ये क्रस्ट और मेंटल वगैरह जो जियोमॉर्फोलॉजी में हम लोग पढ़ते हैं उससे संबंधित हो जाता है, तो ये तो नहीं होने वाला है। तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति अर्थात जो ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स है, यूनिवर्स से संबंधित यह थ्योरी है। तो हमें यहाँ पे ध्यान रखना है कि जो बिग बैंग थ्योरी है इट इज रिलेटेड टू ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एविडेंस सपोर्ट टू द बिग बैंग थ्योरी ऑन द ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स। यानी कि जो बिग बैंग थ्योरी है उसका सपोर्ट कौन सा थ्योरी करता है।
हम कहें तो निम्नलिखित में से कौन सा साक्ष्य, कौन सा प्रमाण ब्रह्मांड की उत्पत्ति पर बिग बैंग सिद्धांत का समर्थन करता है, यानी किस आधार पर कहता है। तो हमने अभी आपको बताया कि जो सिंगुलरिटी थी इसमें एक्सप्लोजन हुआ और पूरा का पूरा यूनिवर्स फैल रहा है। इस तरह से पूरा का पूरा यूनिवर्स फैल रहा है और हम देख पा रहे हैं कि जो डिफरेंट डिफरेंट गैलेक्सीज हैं, बिलियंस के नंबर में हमें गैलेक्सीज देखने को मिलता है। आपको यहाँ पर हम बता दें कि एक फॉर्मूला होता है, जो फॉर्मूला हबल, हबल साहब दिए हैं कि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू D। इस फॉर्मूला को आप ध्यान रखेंगे कि जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता जाता है, यानी अगर डिस्टेंस बढ़ता जाएगा इसके अकॉर्डिंग हमारा जो वेलोसिटी है यह भी बढ़ता जाता है। और यही हबल टेलीस्कोप से देखने के बाद यह बात निश्चित हो पाई कि जो एक्सपेंशन ऑफ यूनिवर्स है, ब्रह्मांड का जो फैलाव है वो आज भी जारी है और इसका जो रेशियो है क्या है, जो जितना दूर गैलेक्सीज है वो और ज़्यादा तेज़ी से दूर जा रही है। तो इस आधार पर यह देखने को हमें मिलता है। इसी में नेक्स्ट इसका स्टेज हो जाता है V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू H इंटू D, और यहाँ H जो है हमारा हबल्स कांस्टेंट हो जाता है, जो हम लोग क्लास में डिस्कस करते हैं। तो ये बातें आप ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पूछ रहा है कि प्रमाण, जब हम इसके प्रमाण या फिर एविडेंस की बात करें तो एविडेंस में इसके दो एविडेंस मेजर रूप से हमें देखने को मिलता है। जो पहला एविडेंस है उसको बोलते हैं हम लोग रेड शिफ्ट एविडेंस। रेड शिफ्ट एविडेंस में क्या होता है कि रेड शिफ्ट एविडेंस यह डॉपलर इफेक्ट ऑफ लाइट पे काम करता है। डॉपलर इफेक्ट ऑफ लाइट क्या कहता है? डॉपलर इफेक्ट ऑफ लाइट कहता है कि जो भी वस्तु या जो भी पिंड हमसे दूर जा रही है वह वहाँ से रेड लाइट को रिफ्लेक्ट करेगी। और आप जान रहे हैं कि जो रेड है उसका वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होता है। आपने विवग्योर वाला फॉर्मूला तो जरूर जान रहे होंगे। ये विवग्योर जैसे ही हम ऊपर से नीचे आते हैं यानी आर का वेवलेंथ सबसे ज़्यादा है, यानी इसीलिए आप देखते होंगे कि सिग्नल्स वगैरह का जो लाइट होता है वो रेड दिया जाता है। क्यों भाई? क्योंकि उसकी वेवलेंथ ज़्यादा है और वो दूर से भी हमें दिखाई देता है। तो डॉपलर इफेक्ट ऑफ लाइट कहता है कि अगर कोई सेलेस्टियल बॉडी या फिर अगर कोई पिंड हमसे जितनी दूर जाएगी, मान लिया जाए ये कोई पर्सन है एक्स नाम का और ये सेलेस्टियल बॉडी है, ये बॉडी जितना दूर इससे चलती जाएगी ये जो रिफ्लेक्ट यहाँ से करेगी यह रिफ्लेक्शन इसको रेड दिखाई देगा और यही रेड शिफ्ट कहलाता है। और ये पहला प्रमाण हो जाता है। इसके बाद एक दूसरा प्रमाण है जो कि जिसको हम लोग बोलते हैं CMD या फिर बोलें तो CMB, यानी कॉस्मिक माइक्रोवेव्स, और B फॉर बाउंड्री करके होता है। ठीक है, इस बात को हम ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो इसमें अगर हम आंसर देखें इसका कि इसका जो एविडेंस हो जाएगा तो इसका एविडेंस हमें देखने को मिलेगा कि ब्रह्मांड का विस्तार, ग्रहों का वर्णन, आज के तारों में विस्तार, ब्रह्मांड का स्थिर अवस्था पर रखरखाव। तो सबसे पहला ही इसका एविडेंस हमें देखने को मिलता है कि एक्सपेंशन ऑफ द यूनिवर्स आज जो है यह प्रमाण है किसका? बिग बैंग थ्योरी का। कि बिग बैंग थ्योरी भी बोलती है या बोलता है कि आज यूनिवर्स का एक्सपेंशन हो रहा है। और आपको यहाँ पे बता दें कि बिग बैंग थ्योरी जो देने वाले हैं उनका नाम है जॉर्ज लेमेंटियर। ध्यान रखेंगे। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हिग्स बोसोन आर ऑल्सो नोन एज। आप जान रहे हैं कि हिग्स बोसोन किसको बोला जाता है? तो हिग्स बोसोन जो है यह बोला जाता है गॉड पार्टिकल्स को। देखिए साथियों, जब यहाँ पर जो बिग बैंग थ्योरी है, बिग बैंग थ्योरी में सिंगुलरिटी तक तो बातें पहुँच गई और सिंगुलरिटी में जो विस्फोट हुआ, इसमें जो विस्फोट हुआ इसके पीछे रीजन क्या है? इसके पीछे का रीजन को बोलते हैं डार्क एनर्जी। डार्क एनर्जी, यानी ये जो डार्क एनर्जी है इसी से इसमें विस्फोट हुआ ऐसा माना जाता है। डार्क इसको इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसके बारे में हमें जानकारी प्रॉपर तरीके से नहीं है, इसलिए इसका नाम डार्क एनर्जी बोला जाता है। और इसी से रिलेट करके हम हिग्स बोसोन को देखते हैं। तो हिग्स बोसोन क्या है? तो हिग्स बोसोन को ही गॉड पार्टिकल्स बोला जाता है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4 है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द बिग बैंग थ्योरी।
यानी कि जो भी स्टेटमेंट दिए हुए हैं इसमें कंसीडर करना है हमें कि बिग बैंग थ्योरी से संबंधित कौन से स्टेटमेंट हैं। पहला है, इट एस्टेब्लिश द फैक्ट दैट द अर्थ क्रस्ट मूव। देखिए यहाँ अर्थ क्रस्ट की बात कहाँ से आ जाएगी भाई, जब हम जान रहे हैं कि बिग बैंग थ्योरी रिलेटेड है किससे, बिग बैंग थ्योरी रिलेटेड है यूनिवर्स से, तो हमारा यहाँ क्रस्ट नहीं, तो एक नंबर तो एलिमिनेट हो गया। सेकेंड देखेंगे, द यूनिवर्स इज अ रिजल्ट ऑफ द एक्सप्लोजन दैट हैपेंड अप्रॉक्सीमेटली 18,000 मिलियन ईयर्स अगो। इस बात को माना जा सकता है कि ब्रह्मांड लगभग 18,000 मिलियन वर्ष पहले विस्फोट का परिणाम है। इस बात को ध्यान रखेंगे। अगर हम इसको बिलियन में कन्वर्ट करें तो 13.8 बिलियन ईयर अगो आता है, और इसी समय का ये बिग बैंग, जो बिग बैंग थ्योरी है, यह दिया गया है जॉर्ज लेमेंटियर के द्वारा कहा गया है। तीसरा देखते हैं हम लोग, तीसरा है, द मैटर दैट वाज थ्रोन आउट ऑफ दिस एक्सप्लोजन कंसीडर्ड इनटू लंप्स कॉल्ड गैलेक्सीज। यानी इस विस्फोट से जो पदार्थ बाहर निकला वह संघनित होकर आकाश गंगा कहलाया। यह कथन भी बिल्कुल सही है। क्यों भाई? क्योंकि हमने बताया कि जो सिंगुलरिटी है, यहाँ विस्फोट हुई और उसके बाद जो फैलना शुरू हुआ, तो ये सारे के सारे गैलेक्सीज ही हैं, और ये कोल्डर, ये धीरे धीरे ठंडा होता जा रहा है। तो और ध्यान हमें ये भी रखना है कि एक गैलेक्सी जितनी दूर है दूसरी गैलेक्सी से, उसके बीच की दूरी उतनी ही तेजी से और ज़्यादा दूर हो रही है। तो ध्यान हमें रखना है कि ये स्टेटमेंट भी हमारा सही हो गया है। इसके बाद फोर्थ देखते हैं, द कॉन्टिनेंट ग्रेजुअली ड्रिफ्टेड टू वेयर दे आर नो लोकेटेड। यानी महाद्वीप धीरे धीरे खिसक कर स्थान पर पहुंच रहे हैं वहाँ जब वो स्थित है। यहाँ महाद्वीप से संबंधित कोई भी बातें नहीं आएगी। ये जो भी बातें कॉन्टिनेंट्स हो गई या फिर ये क्रस्ट हो गया, ये अर्थ की बातें हैं, लेकिन बिग बैंग यूनिवर्स की बातें कर रहा है। यानी इसमें जितने भी हमारे सोलर फैमिली हैं, सोलर सिस्टम है, वो सबके सब आ जाएंगे। उसके ऊपर जाएं हम तो जितने गैलेक्सीज हैं वो आ जाएंगे। इवन कि जो गैलेक्सी के बाद अगर अगला स्टेज, तो इवन यूनिवर्स का जब ये डिफिनेशन दे रहा है, तो यहाँ कॉन्टिनेंट और क्रस्ट का क्या उद्देश्य रह जाता है। तो इस आधार पे अगर हम इन दोनों स्टेटमेंट को गलत कर दें तो हमारा आंसर जो निकल के आता है दैट इज 2 and 3। तो 2 and 3 सी नंबर हमारा सही आंसर हो जाएगा इस सवाल का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मिल्की वे इज, अभी हमने बताया कि मिल्की वे क्या है, हमारी जो गैलेक्सी है उसी का नाम तो मिल्की वे है। आपको यहाँ पे बता दें कि जो गैलेक्सी है, गैलेक्सी मेनली रूप से दो टाइप के देखने को मिलते हैं हमें। एक रेगुलर, एक मिलता है रेगुलर और दूसरा मिलता है इररेगुलर। एक आता है रेगुलर और दूसरा इररेगुलर। रेगुलर गैलेक्सी में दो टाइप हमें देखने को फिर से मिलता है। एक हो गया हमारा स्पाइरल और दूसरा हो जाता है इलिप्टिकल। यानी एक स्पाइरल और दूसरा इलेक्ट्रिपिकल। यानी देखिए स्पाइरल क्या होता है, स्पाइरल का मतलब सीधा समझेंगे जो इस डिश लाइक स्ट्रक्चर में होता है, और इलिप्टिकल्स मतलब जो इस तरह का संरचना बनाए रखता है। और इररेगुलर का मतलब हो गया कि इसकी कोई भी स्ट्रक्चर ही नहीं होगी, किसी से किसी टाइप का यह देखने को हमें मिल जाएगा। तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि इररेगुलर, लेकिन हमारी जो मिल्की वे है यह एक सर्पिल आकाशगंगा है। यानी इसकी जो स्ट्रक्चर है जस्ट ये डिश लाइक स्ट्रक्चर है, सर्पिल यानी स्पाइरल गैलेक्सी है। ध्यान हमें इस पॉइंट को रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट सवाल है तारे का रंग उसके किससे पता चलता है। यानी द कलर ऑफ द स्टार इंडिकेट्स इट्स, यानी तारा का जो कलर है, आपने देखा होगा जब आकाश में आप सर करके देखते होंगे तो कोई स्टार बहुत ज़्यादा चमक रहा होता है, कोई टिमटिमाता हुआ नज़र आता है। तो इसका सीधा सा मतलब, या फिर देखेंगे कि जो तारे का कलर होता है, किसी में येलोनेस बहुत ज़्यादा होता है, कोई तारा बहुत ज़्यादा येलो दिख रहा है, कोई हमें एकदम ब्लूइश दिखता है। तो डिफरेंट ये जो हमें दिखाई देता है येलो ब्लूइश, ये सब के सब इसके तापमान यानी इसके टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। यानी तारा का जो कलर होगा येलो कलर और ब्लू कलर, यानी येलो कलर वो होगा जिसमें बहुत ज़्यादा जिसकी टेम्परेचर होगी, ब्लूइश कलर उसमें आएगा जिसकी टेम्परेचर कम होगी, या फिर बोलें तो जो हमसे काफ़ी दूर होगा।
तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब निकलेगा हमारा, द कलर ऑफ स्टार इंडिकेट्स इट्स टेम्परेचर। टेम्परेचर के अकॉर्डिंग ही किसी भी स्टार का कलर डिसाइड होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द ग्रुप ऑफ द स्टार दैट इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ पोल इज। यानी कि एक ग्रुप का स्टार का जो ग्रुप है यह हमें इंडिकेट्स करता है, जिसको हम लोग सप्तऋषि बोलते हैं। आपने देखा होगा कि जो हमारे नॉर्थ की तरफ है, ये नॉर्थ पोल है। जब आप अपने घर से नॉर्थ की तरफ रात में शाम में देखेंगे तो कुछ विशेष डायरेक्शंस में इस तरह का बना हुआ कुछ स्ट्रक्चर दिखाई देता है तारों का, उससे ही हम लोग सप्तऋषि बोलते हैं, सप्तऋषि। और ये क्या है, तो ये है हमारा क्या, ग्रुप ऑफ स्टार। ग्रुप ऑफ स्टार जिसे आगे जाकर के हम लोग एक वर्ड में नाम देंगे, कॉन्स्टेलेशन। ठीक है, ध्यान देंगे। नेक्स्ट हमारा सवाल आ जाता है, निम्नलिखित में से कौन सा एक खगोलीय पिंड नहीं है। इनमें से कौन सा एक खगोलीय पिंड नहीं है। तो ध्यान ये हमें ये रखना है कि खगोलीय पिंड नहीं है तो पल्सर, पल्सर हमारा खगोलीय पिंड है। ब्रिटल स्टार, ब्रिटल स्टार जो है यह एक फिश है। ध्यान रखना है कि जो भंगूर तारा है, ब्रिटल स्टार है, यह एक फिश है। ब्लैक होल ऑलवेज एक खगोलीय पिंड है, और जो क्वासार है यह भी खगोलीय पिंड है। तो इस सवाल का जो सही जवाब हो जाएगा हमारा ब्रिटल स्टार। दैट मीन्स ये जो है ये क्या है, ये हमारा सी फिश है, यानी समुद्र में पाई जाने वाली मछली है, यह ध्यान रखना है। तो इस क्वेश्चन में जो सही जवाब इसका हो जाएगा बी। नेक्स्ट है हमारा, अ ग्रुप ऑफ स्टार अरेंज्ड इन अ पर्टिकुलर शेप इज कॉल्ड। अभी मैंने बताया आपको कि जब ग्रुप ऑफ स्टार एक पर्टिकुलर शेप में दिखाई देता है तो इसे हम लोग कहते हैं कॉन्स्टेलेशन। कॉन्स्टेलेशन यानी कि जो ग्रुप है, एक स्टार का प्रॉपर ग्रुप दिखने को मिलेगा, कुछ इस तरह का, कोई बाग जैसा दिखेगा इस तरह का। ठीक है, तो कोई सप्तऋषि जो हम लोग देखे थे, तो हमारा जो नॉर्थ में देखने को एकदम इजीली मिलता है, जिसे हम लोग सब के सब देख सकते हैं, इवनिंग में देखें या फिर जो 4 बजे सुबह है, अगर आप उस समय देखें जिस समय पूरा का पूरा स्काई जो है एकदम क्लीन होता है, उस समय आपको यह देखने को डेफिनेटली बहुत साफ दिख जाएगा। तो हमें यह ध्यान रखना है कि किसी विशेष आकार में व्यवस्थित तारों के समूह को क्या कहा जाता है, दैट इज तारामंडल, कॉन्स्टेलेशन। नेक्स्ट सवाल पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है हमारा कि हाउ मेनी कॉन्स्टेलेशन आर इन आवर स्पेस। हमारे स्पेस में कितने प्रकार के या कितने कॉन्स्टेलेशन हैं। तो इसका एग्जैक्ट आंसर हो जाता है 88, यानी 88 तारामंडल। कॉन्स्टेलेशन को हिंदी में बोला जाता है तारामंडल, यानी तारों का एक समूह जो कुछ विशेष टाइप का स्ट्रक्चर या विशेष टाइप का आकृति बनाता है। तो कितने हैं यह फैक्ट है, इसको ध्यान रखना है कि 88 कॉन्स्टेलेशंस जो है हमारे स्पेस में हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग 11 नंबर क्वेश्चन पे। 11th नंबर क्वेश्चन है हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नेचुरल यूनिट ऑफ टाइम। यानी इनमें से कौन सा टाइम का नेचुरल यूनिट नहीं है। ध्यान देना है कि नेचुरल यूनिट नहीं है किसका, टाइम का। निम्नलिखित में से कौन सी समय की प्राकृतिक इकाई नहीं है। तो हमें चलना है इसमें ट्रॉपिकल ईयर। ट्रॉपिकल ईयर आपको बता दें कि नेचुरल यूनिट होता है टाइम का। लूनर मंथ ये भी होता है, डे तो होता ही है। जो स्टैंडर्ड टाइम है, ध्यान रखेंगे, स्टैंडर्ड टाइम कोई भी नेचुरल यूनिट नहीं होता है टाइम का। ध्यान हमें रखना है कि स्टैंडर्ड टाइम अपने आप में एक टाइम है, तो ये यूनिट नहीं होता है, ठीक है। लेकिन ये सारे के सारे जो ट्रॉपिकल ईयर हैं, लूनर मंथ हैं, यानी उष्णकटिबंधीय वर्ष, चंद्रमास और दिन, ये तीनों के तीनों हमारे स्टैंडर्ड टाइम यूनिट होंगे। लेकिन जो मानक समय है, स्टैंडर्ड टाइम है, यह नहीं होगा। इसका मतलब सीधा समझेंगे, ये जो सवाल है इसका सही जवाब हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। नेक्स्ट है हमारा, जो लाइट ईयर इज अ यूनिट ऑफ। देखिए यहाँ पर फंसता है बच्चे, और ये काफ़ी आसान क्वेश्चन है और जल्दबाजी में बच्चे गलतियाँ कर भी देते हैं, गलती करते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि लाइट ईयर से कभी भी लाइट के साथ या फिर एनर्जी, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, एनर्जी, टाइम के साथ हमें नहीं जाना है। लाइट ईयर जो है यह यूनिट है किसका, यह डिस्टेंस का यूनिट है।
आपको हम बता दें कि लाइट यूनिट के द्वारा ही, हम तो यहाँ पृथ्वी पे रहते हैं तो किलोमीटर और मीटर में किसी चीज़ को मेजर करते हैं, लेकिन किलोमीटर और मीटर का एक लिमिट है, और जब उससे बहुत बड़ी दूरी को, उससे ज़्यादा बहुत दूर दूर के और सेलेस्टियल बॉडी को या फिर दूर दूर के पिंडों को माप की बीच दूरी को मापना है, तो वहाँ हम लोग यूज करते हैं लाइट ईयर। लाइट ईयर आप लोग जानते होंगे कि लाइट जो है, लाइट की स्पीड क्या है, 3 लाख, यानी 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, यानी एक सेकेंड में जो लाइट है यह 3 लाख किलोमीटर ट्रेवल करती है। तो इसी प्रकार से एक साल में लाइट जितना दूरी ट्रेवल करती है उसके ही अकॉर्डिंग इस डिस्टेंस को मेजर किया जाता है। हमें ध्यान रखना है कि लाइट ईयर इज़ अ यूनिट ऑफ डिस्टेंस, ना कि लाइट या फिर एनर्जी वगैरह किसी में जाएंगे, ध्यान रखना है इस बात को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इज एवरेज डिस्टेंस, यानी एक खगोलीय इकाई औसत दूरी है। खगोलीय इकाई का मतलब हुआ एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, यानी कि एक पिंड से दूसरे पिंड के बीच, एक बॉडी से दूसरे बॉडी के बीच की जो दूरी होती है उसको मापने के लिए जो यूज किया जाता है वह मेनली रूप से हमारा अर्थ एंड सन के बीच, बिटवीन अर्थ एंड सन, यानी सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी को मापने के लिए जिस इकाई का यूज किया जाता है उसे ही कहा जाता है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। इस बात को ध्यान रखेंगे। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि द लिमिट बियॉन्ड विच स्टार सफर इंटरनल कोलैप्स इज कॉल्ड, यानी कि वह सीमा जिसके आगे तारों का आंतरिक पतन कहलाती है। देखिए यहाँ पे हम आपको बता दें कि जो एक सीमा होती है, कोई भी तारा है, कोई भी स्टार है, सपोज दैट ये कोई स्टार है, और हम आपको बता दें कि सन भी एक स्टार है और सन का भी एज लिमिट है। तो एक लिमिट के बाद जब सन कोलैप्स करना शुरू करेगा, उस लिमिट को जो सबसे पहले बताया था वो थे चंद्रशेखर। तो चंद्रशेखर सीमा, इसलिए इस सीमा को बोला जाता है कि वह सीमा जिसके आगे तारों का आंतरिक पतन होता है, यानी उसके बाद वह तारे समाप्त होना शुरू होगा और धीरे धीरे करके वो ब्लैक होल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस बात को ध्यान रखना है कि चंद्रशेखर लिमिट है हमारा इसका सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि एक व्यक्ति एक अंधेरी रात में रेगिस्तान में खड़ा है। देखिए ये काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है और यूपीएससी लेवल का क्वेश्चन है, और इस तरह के क्वेश्चन दिया जाता है यूपीएससी के द्वारा। एक मिनट, हाँ। अब देखिए, एक व्यक्ति एक अंधेरी रात में रेगिस्तान में अकेला खड़ा था और अपने गांव पहुंचना चाह रहा था, यानी रेगिस्तान में उसे कुछ भी पता नहीं चल रहा है कि किधर क्या है, और वो अपना घर पहुंचना या गांव पहुंचना चाहता था, जो उस बिंदु से 5 किलोमीटर पूर्व में स्थित थी। यानी वो व्यक्ति जहां पर खड़ा है उससे 5 किलोमीटर पूर्व में स्थित है, यानी इधर उसका गांव है। अब देखते हैं, जहां वह खड़ा था उसके पास दिशा जानने का कोई उपकरण नहीं था। जिस जगह पर वो है उसको दिशा, यानी कि जो डायरेक्शन है उसको जानने के लिए उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था, लेकिन उसने ध्रुव तारा ढूंढ लिया। अब देखिए, ध्रुव तारा क्या होता है? ध्रुव तारा को हम लोग बोलते हैं पोलर स्टार। ठीक है, जो पोलर स्टार है ये हमेशा, ध्रुव तारा यहाँ बता दें आपको कि जो ध्रुव तारा है ये हमेशा देखने को मिलेगा हमें नॉर्थ में। ध्रुव तारा हमेशा नॉर्थ में देखने को मिलता है। तो ध्रुव तारा ढूंढ लिया। अब उसके गांव पहुंचने का सबसे सुविधाजनक तरीका नदी के रास्ते पैदल चलना है। यानी सीधा सा कहने का मतलब है कि अब वह जो है नदी के रास्ते गांव पहुंच सकता है। तो अब इसमें ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमें चलना है। बंदा ये यहाँ पे खड़ा है, एक्स नाम का बंदा है, यहाँ पे खड़ा है, ये ध्रुव तारा ढूंढ लिया है, इसका गांव यहाँ पर है, जो इसको पता अभी नहीं है। लेकिन अब ऑप्शन के अनुसार इसको पता चलेगा कि ध्रुव की ओर मुख करके खड़ी स्थिति में, यानी क्या ये इधर की ओर चलना शुरू करेगा? तो ये ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर गलत। दूसरा हो जाएगा ध्रुव के विपरीत दिशा में, यानी ध्रुव यहाँ है तो इधर दिशा में, ये ऑप्शन भी हमारा हो जाएगा गलत। ध्रुव तारे को अपनी बाईं ओर रखते हुए, अगर ध्रुव तारे को अपनी बाईं ओर रखते हुए ये बंदा चलता है
तो ये ऑप्शन देखिए सही हमें दिखाई दे रहा है कि अगर ध्रुव तारे को ये बाईं ओर रखेगा और इस तरफ जाएगा तो यहाँ पर इसका अपना गांव मिल जाएगा। इसलिए इस क्वेश्चन का जो सही जवाब हमें देखने को मिलता है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डायरेक्शन कीपिंग द पोल स्टार टू हिज लेफ्ट, यानी वो अपने लेफ्ट में पोल स्टार को, ध्रुव तारे को रख करके अगर वो चलता है तो वो अपने गांव पहुंच जाता है। तो इस प्रकार से यह सवाल का सही जवाब हमारा यह हो गया सी नंबर। तो देखिए ये बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को बनाने के लिए आपको थोड़ा अपने जो दिमाग है, दिमागी कसरत जिसको बोलते हैं हम लोग, उसकी ज़रूरत पड़ती है। और धीरे धीरे नो डाउट आप प्रैक्टिस से ही ये सारे के सारे कसरत होते जाएंगे और आप एक समय के बाद इस लेवल पे खुद ब खुद पहुंच जाएंगे कि बहुत सारे क्वेश्चन को आप अपने दिमागी गैसिंग पावर से भी उसका सॉल्यूशन निकाल पाएंगे। ठीक है मित्रों, फिलहाल आज के जो सेशन है, आज का सेशन में हमारे पास इतना ही क्वेश्चन है। नेक्स्ट सेशन में हम फिर कल आप लोगों से रूबरू होंगे। फिलहाल के लिए नमस्कार और आप लोग अच्छे से मन लगाकर पढ़ाई करते रहें। धन्यवाद।